नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नई हॉरर कहानी जो आपकी नींद उड़ा देगी। आज की कहानी इतनी डरावनी है कि आप खामोश हो जाओगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1998, सर्दियों की एक रात। रवि, एक यंग फोटोग्राफर, अपने दो दोस्तों मोहित और नेहा के साथ हिमाचल की घाटियों में घूमने गया था। कैमरे में बर्फीले पहाड़ों की तस्वीरें कैद करना उसका जुनून था। रास्ते में उन्होंने एक पुरानी टूटी फूटी सी हवेली देखी जो सुनसान जंगल के बीच खड़ी थी। हवेली इतनी पुरानी लग रही थी जैसे सदियों से किसी ने उसका दरवाजा नहीं खोला हो। रवि ने जैसे ही कैमरा उठाकर तस्वीर खींची, तभी एक अजनबी बूढ़ा आदमी झाड़ियों से निकलकर उनके पास आया। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरा झाड़ियों से भरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, उस कोठी की तरफ मत जाओ, वो जाग चुकी है। रवि हंस पड़ा। क्या बाबा, आप भी ना? हम तो बस फोटो खींचने आए हैं। बूढ़ा गुस्से से बोला, ये कोठी शापित है। जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया, या फिर पागल होकर लौट आया। नेहा थोड़ी घबरा गई, लेकिन मोहित ने मजाक उड़ाया, अरे ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। बूढ़ा आदमी अचानक चुप हो गया और कोठी की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर तुम गए तो याद रखना, पहली रात में ही तुम्हें पहला इशारा मिलेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इतना कहकर वो झाड़ियों में फिर गायब हो गया, जैसे आया ही ना हो। रात हो चुकी थी, बर्फ गिरने लगी थी। नजदीक कोई होटल नहीं था। तीनों ने तय किया कि हवेली के एक कमरे में एक रात काट लेंगे और सुबह लौट जाएंगे। वे कोठी के अंदर गए। दरवाजा अपने आप खुल गया और जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, दरवाजा जोर की आवाज से अपने आप बंद हो गया। अंदर गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। एक गंदी सी लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जाती थी और नीचे तहखाना था। नेहा बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रवि ने जवाब दिया, रिलैक्स, सिर्फ एक रात की ही तो बात है, फिर सुबह निकल जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे, कोठी ने उन्हें चुन लिया था। रात के 12 बज चुके थे। कोठी के अंदर एक कमरा था, पुरानी अलमारियां, टूटी हुई खिड़कियां और एक बड़ा सा आईना दीवार पर टंगा था। रवि, मोहित और नेहा ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। कमरे में धूल और सड़ांध की गंध फैली हुई थी, लेकिन उन्होंने ठंडी रात काटने के लिए थोड़ी लकड़ी जलाया और सोने की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही नेहा ने आईने की तरफ देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आईने में उसकी परछाई कुछ सेकंड की देरी से हिल रही थी, जैसे वो उसका ही अक्स ना हो, कोई और हो जो उसका रूप लेकर देख रहा हो। नेहा घबरा गई। उसने रवि से कहा, रवि, इस आईने में कुछ गड़बड़ है। रवि ने देखा, लेकिन तब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। मोहित बोला, नेहा, तुम बहुत थक चुकी हो, इसलिए तुम्हें भ्रम हो रहा होगा। रात जैसे तैसे गुजरने लगी, लेकिन आधी रात को ठक 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 नीचे तहखाने से किसी के चलने की आवाज आने लगी। किसी के भारी जूतों की आहट धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ती हुई। ठक ठक ठक। रवि और मोहित ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों के पास गए। शायद कोई जानवर हो, रवि ने कहा।
उन्होंने नीचे झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था। पर जब वे वापस मुड़े, सीढ़ियों पर एक लाल आंखों वाली औरत खड़ी थी, जो बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थी। दोनों की चीख निकल गई, पर अगले ही पल वह गायब हो गई। नेहा जोर जोर से बोलने लगी, मैंने कहा था मत आओ यहां। बाबा ने सही कहा था। रवि का चेहरा सफेद पड़ चुका था। रवि डर के मारे घबराते हुए जल्दी से अपना सामान समेटा और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। वो तीनों अब फंस चुके थे उस कोठी के अंदर, जहां हर रात कुछ नया जागता है। रात के 3 बज चुके थे। कोठी में भयानक सन्नाटा था। बाहर तेज बर्फबारी हो रही थी और अंदर मौत की हवा बह रही थी। रवि, मोहित और नेहा तीनों एक ही कमरे में बैठे थे। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। दरवाजा किसी ने जैसे बंद कर दिया था। वो अब खुल नहीं रहा था। तभी मोहित ने कहा, यार, मैं बाथरूम जा रहा हूं। कुछ भी हो, अब और नहीं रुका जा रहा। रवि बोला, भाई मत जा अकेले, मैं साथ चलता हूं। मोहित मुस्कुराया, कितना डरेगा भाई, कुछ नहीं होता। और वो अकेले चला गया। बाथरूम तहखाने की तरफ था। मोहित जैसे ही नीचे गया, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। सीढ़ियां पुरानी थीं। हर कदम पर चरमराने की आवाज आ रही थी। बाथरूम में घुसते ही उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ सन्नाटा। मोहित ने दीवार पर लटकती एक लालटेन जलाई और जब वो पलटा, आईने में कोई और खड़ा था। वही लाल आंखों वाली औरत। इस बार आईने के भीतर नहीं, बिल्कुल पास, उसके पीछे। मोहित जोर से चीख उठा। रवि और नेहा ने कमरे में एक जोर की चीख सुनी। दोनों दौड़ते हुए नीचे पहुंचे, लेकिन तहखाने में कोई नहीं था। सिर्फ एक बात बदली थी। बाथरूम के दरवाजे पर अब खून से लिखा था, पहला ले लिया, अभी 2 बाकी हैं। नेहा कांप रही थी। मोहित कहाँ है? कहाँ गया वो? रवि ने दीवार पर देखा। एक पुरानी फोटो टंगी थी। उस पर धूल जमी थी। उसने जैसे ही पोंछा, मोहित की तस्वीर उसमें थी। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन फोटो बेहद पुरानी लग रही थी, जैसे 1920 की हो। रवि फुसफुसाया, क्या सच में यहां जो भी आता है वो यहीं रह जाता है हमेशा के लिए? नेहा ने कांपती आवाज में कहा। अब अगला कौन है? कोठी की दीवारें अब बोलने लगी थीं। हर कोना जैसे कोई कहानी कह रहा था। चीखों, फुसफुसाहटों और रूह की सिसकियों से भरी कहानी। रवि और नेहा एक कमरे में बंद थे। मोहित की गुमशुदगी ने उन्हें हिला दिया था। रवि बार बार उस पुरानी फोटो को देख रहा था जिसमें मोहित कैद हो चुका था। नेहा धीरे से बोली, रवि, अब यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। हमें समझना होगा कि ये कोठी है क्या और ये सब क्यों हो रहा है। रवि ने अपनी बैग से लैपटॉप निकाला और स्थानीय नेटवर्क से कोठी के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। एक पुरानी रिपोर्ट मिली। 1913 कोठी में 7 लोगों की रहस्यमयी मौत। एक औरत पर हुआ था काला जादू करने का आरोप। उस औरत का नाम था रक्तमाला। कहते हैं गांव वालों ने उसे डायन समझकर इसी कोठी में जिंदा जला दिया था। उसकी मौत से पहले उसके आखिरी शब्द थे, जिस दिन मेरी आत्मा जागेगी, मैं हर आत्मा को यहीं कैद कर लूंगी।
मेरी कोठी में, मेरी दुनिया में। तभी दीवार की दरारों से खून गिरने लगा। कमरे में रखी अलमारी खुद ब खुद खुली और अंदर से एक जली हुई डायरी गिरी। रवि ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। आज उन्होंने मुझे शैतान कहा, पर असली शैतान तो वो थे। अब हर 100 साल में मैं जागूंगी और उन्हीं की संतानों को बलिदान बनाऊंगी। नेहा की आंखों में आंसू थे। इसका मतलब हम कोई आम मुसाफिर नहीं हैं, हमें चुना गया है। रवि धीरे से बोला, मोहित, उसका नाम भी उस डायरी में है और नेहा तुम्हारा भी। क्या? नेहा घबरा गई। और तुम्हारा नाम? रवि चुप था, क्योंकि डायरी में एक आखिरी नाम लिखा था, रवि, मेरा अपना। रवि के हाथों में वो जली हुई डायरी थी जिसकी आखिरी लाइन ने उसकी रूह को झकझोर दिया था। रवि, मेरा अपना। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। नेहा ने उसकी आंखों में झांका और डरते हुए पूछा, रवि, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? रवि की सांसें तेज हो गईं। मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ, लेकिन बचपन में मेरी दादी कुछ अजीब कहानियां सुनाया करती थीं। फ्लैशबैक। रवि का बचपन। रवि की दादी हर रात एक पुरानी कहानी सुनाती थी जिसमें एक लड़की थी, रक्तमाला, जिसे गांव के लोगों ने जिंदा जला दिया था। दादी कहा करती थी उसका एक बेटा था जिसे उसने आखिरी बार छूने तक नहीं दिया। उसकी आत्मा आज भी अपने खून के रिश्ते को खोज रही है। तब रवि समझ नहीं पाया था, पर अब सब जोड़ने लगा था। रक्तमाला वही औरत और रवि उसी का वंशज था। नेहा ने चिल्लाकर कहा, रवि, तुम इस कोठी से जुड़े हो, तभी दरवाजा हमारे लिए अपने आप खुल गया था, तभी तुम्हारा नाम डायरी में है। रवि भी अब डर गया था, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैं भी मोहित की तरह बस एक मुसाफिर हूं। तभी कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। दीवारों पर खुद ब खुद खून से लिखे अक्षर उभरने लगे, रवि, मेरे बेटे, लौट आओ। नेहा कांप गई। उसकी आंखों के सामने रवि का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां लाल हो रही थीं। शरीर अकड़ने लगा। रवि जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चिल्लाया, मेरे अंदर कोई आ रहा है। नेहा दौड़ी। उसने उसे झकझोरा, रवि, होश में आओ। तुम उसके वंशज जरूर हो, लेकिन वो तुम्हें काबू न कर सके। इसके लिए हमें इस कोठी को खत्म करना होगा। तभी कोठी के एक और कमरे का दरवाजा खुद खुल गया। अंदर एक जमीन के नीचे छिपा तहखाना था, जहां से शमशान जैसी दुर्गंध आ रही थी। वहीं छिपा था रक्तमाला का असली ताबीज, जो उसे नियंत्रित कर सकता था। रवि अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, चेहरा तमतमाया हुआ और शरीर अजीब तरह से कांप रहा था। नेहा उसे झकझोर रही थी। रवि, उठो, ये तुम नहीं हो, तुम लड़ सकते हो इससे। लेकिन रवि की आंखों में अब रक्तमाला की आत्मा उतर चुकी थी। उसने धीमे स्वर में फुसफुसाया, अब कोई नहीं बचेगा। ताबीज तक पहुंचने से पहले तुम भी मेरी बनोगी। नेहा ने कांपते हुए एक लकड़ी उठाई और रवि को एक झटका देकर पीछे धकेला। वो खुद को खींचती हुई उस खुले तहखाने की ओर भागी। तहखाना जहां सच दफन था। जैसे ही नेहा सीढ़ियां उतरती गईं, दीवारों से सिसकियां सुनाई देने लगीं। चारों ओर अंधेरा, लेकिन बीचों बीच एक पुराना चबूतरा था जिस पर काले रंग का ताबीज पड़ा था। नेहा ने जैसे ही ताबीज की तरफ हाथ बढ़ाया, पूरे तहखाने में जोर की गूंज हुई।
हाथ मत लगाना, वो सिर्फ मेरे बेटे का है। अचानक चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं और रक्तमाला की आत्मा प्रकट हुई। एक जली हुई औरत जिसकी खोपड़ी से बाल झूल रहे थे, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और शरीर राख जैसा। उसने चिल्लाकर कहा, तू मुझसे मेरे बेटे को नहीं छीन सकती। नेहा डरी, लेकिन उसने साहस दिखाया। रवि तेरा बेटा नहीं है, वो इंसान है और मैं उसे खोने नहीं दूंगी। उधर ऊपर रवि जमीन पर छटपटा रहा था। अचानक रवि के अंदर एक हल्की सी रोशनी जगी। उसकी मां की तस्वीर उसकी जेब में थी, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था। उसने बुदबुदाया, मां, मैं खो नहीं सकता। उसकी आंखों से आंसू निकले और वही आंसू जैसे एक चमकदार तीर बनकर उसकी आत्मा के अंदर उतरे। वो एक झटके में खड़ा हो गया। रवि वापस आ गया था। रवि दौड़ता हुआ तहखाने में पहुंचा। नेहा को आग की लपटों से घिरा देखकर वो चीखा, नेहा, पीछे हटो। उसने बिना सोचे ताबीज उठा लिया। पूरी कोठी हिलने लगी। रक्तमाला चीखने लगी, तू मुझसे नहीं बच सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रवि ने ताबीज को हवा में फेंका और जमीन पर पटक दिया। पूरा तहखाना एक धमाके के साथ जलने लगा। तहखाने में धमाके के बाद कोठी कांप उठी। दीवारें टूट रही थीं, छत से मलबा गिर रहा था और खिड़कियों से तूफानी हवा झोंक रही थी। रक्तमाला की आत्मा आग की लपटों में छिपते हुए गरज रही थी, तुम्हें रोकना मेरा फर्ज है। मेरी कोठी में कोई आजाद नहीं होगा। रवि और नेहा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। दिल की धड़कनें आसमान छू रही थीं। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा, नेहा ने चिल्लाया, वरना ये कोठी हमें जला देगी। लेकिन तभी हवेली की फर्श से लाल रंग की धुआं निकलने लगा, जो जल्दी जल्दी बारिश में बदल गया। खून की बारिश। बारिश की हर बूंद एक सिसकी, एक दर्द थी। कोठी के हर कोने से गूंज रही थीं चीखें, जो तेज होती जा रही थीं। रवि ने देखा कि कोठी की दीवारों पर रक्त के शब्द उभर रहे थे। हम कभी नहीं मरेंगे। रवि ने नेहा से कहा, हमें रक्तमाला के बंधन तोड़ने होंगे। उसके ताबीज को तहखाने में दबा देना होगा। वे वापस तहखाने की ओर भागे, लेकिन रास्ता मलबे से बंद हो चुका था। कोई और रास्ता नहीं। नेहा ने हिम्मत जुटाई। तभी सीढ़ियों के नीचे से एक रोशनी आई। मोहित की आवाज आई, यहां आओ, मैंने एक सुरंग देखी है। रवि ने हां कहा और वे तीनों मिलकर उस सुरंग से बाहर निकले। सड़क पर पहुंचकर बारिश अब सामान्य हो गई थी। कोठी की छवि पीछे छूट गई, लेकिन उसकी छाया आज भी उनके दिलों पर थी। मोहित ने कहा, शायद रक्तमाला की आत्मा मुक्त हो गई है। नेहा ने सिर हिलाया, हां, शायद मुक्त हो गई है। रवि ने आकाश की तरफ देखा और फुसफुसाया, कोई भी इतिहास पूरी तरह नहीं मरता और कुछ चीजें केवल इंतजार करती हैं फिर से लौटने के लिए। सड़क पर खड़े तीनों, रवि, नेहा और मोहित, कोठी से दूर थे, लेकिन दिल में एक अनजाना डर अभी भी था, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने देखा था उसे भूल पाना नामुमकिन था। कुछ दिनों बाद रवि के सपनों में वही लाल आंखें फिर दिखने लगीं। वह एक फुसफुसाहट सुनता, मैं लौटूंगी, मैं इंतजार करूंगी, मैं लौटूंगी, मैं इंतजार करूंगी।